छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। सूबे की 70 सीटों पर वोट पड़ गए हैं। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण की वोटिंग भी शांतिपूर्ण रही। इन 70 सीटों में अधिकांश वो है जहां दोनों पार्टियों ने नए चेहरों पर दाव लगाया है। भाजपा ने इन सीटों पर 47 नए चेहरे उतारे थे, वहीं कांग्रेस ने 32 नए चेहरों पर दाव खेला। इन नए चेहरों की इस चुनाव में अग्नि परीक्षा होगी। दूसरे चरण की 70 सीटों में कांग्रेस ने 18 और भाजपा ने 15 महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। दूसरे चरण की जिन 70 सीटों पर वोट पड़े हैं उनमें 52 पर कांग्रेस, 13 पर भाजपा, 3 पर जेसीसीजे और 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। 4 संभाग की इन सीटों में रायपुर संभाग की 20, दुर्ग संभाग की 12, बिलासपुर संभाग की 24 और सरगुजा संभाग की 14 सीटें शामिल है। इनमें सरगुजा की सभी 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इसी तरह दुर्ग की जिन 12 सीटों पर चुनाव हुए उनमें 11 सीटें कांग्रेस के पास है। बिलासपुर संभाग की 24 सीटों में 13 में कांग्रेस, 7 में भाजपा, 2 में बसपा और 2 में जेसीसीजे का कब्जा है। रायपुर संभाग की 20 सीटों में 14 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 5 पर बीजेपी और 1 सीट पर जेसीसीजे काबिज है। सीटों का ये आंकड़ा साफ बताता है कि कांग्रेस के सामने अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है, तो बीजेपी को भी सीटों के अंतर की गहरी खाई पाटनी है। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे से पीछे नहीं हट रही हैं। छत्तीसगढ़ में समीकरण बिगाड़ने के लिए बहुत कोशिश की लोग की है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है और इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 पार होगी। सारी योजना है पूरे परिवार को ध्यान में रख के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे लघु उपज के संग्रहण करने वाले लोग हों, चाहे वो युवा वर्ग हो, सबको ध्यान में रख के हमने योजना बनाई है, तो उसका लाभ तो सबको मिलेगा। और विशेषकर महिलाओं के लिए जो छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना हमने लागू करने की घोषणा की है, उसके जब प्रभाव तो जबरदस्त है। हमने मतदान कर लिया, ये देखिए मतदान का निशान, और मतदान के बाद में हमको इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में जीत कर आएगी। जनता चाहती है सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, मकान, और बीजेपी ने दिया भी है 5 साल पहले, मोदी जी भी दे रहे हैं। 5 साल में इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, रायपुर को धूलपुर बना दिया, चाकूपुर बना दिया, गड्ढापुर बना दिया। इससे मुक्ति हम दिलाएंगे और रायपुर में शांति लाएंगे और जितने माफिया और अपराधी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव भूपेश के भरोसे और मोदी की गारंटी पर फोकस रहा है। कांग्रेस को भरोसा है कि भूपेश सरकार के काम उसे फिर से सत्ता दिलाएंगे, तो बीजेपी भूपेश सरकार की नाकामियों के साथ केंद्र की मोदी सरकार के कामों के सहारे चुनाव मैदान में थी। अब देखना यह है कि जनता भूपेश पर भरोसा करती है या मोदी की गारंटी मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में कौन जीतेगा दूसरे चरण का रण? कांग्रेस दोहरा पाएगी 2018 की कामयाबी? क्या बीजेपी तोड़ पाएगी कांग्रेस के मजबूत गढ़? क्या कामयाब होगा नए चेहरों पर दांव? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का जो दूसरा चरण है अब वो भी पूरा हो गया है। सूबे की 70 सीटों पर वोट पड़ गए हैं। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण की वोटिंग भी शांतिपूर्ण रही। इन 70 सीटों में अधिकांश वो हैं जहां पर दोनों ही पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। भाजपा ने इन सीटों पर 47 नए चेहरे उतारे थे, तो वहीं कांग्रेस ने 32 नए चेहरों पर दांव खेला। इन नए चेहरों की इस चुनाव में अग्नि परीक्षा होगी। दूसरे चरण की 70 सीटों में कांग्रेस ने 18 और बीजेपी ने 15 महिलाओं को भी मैदान में उतारा। दूसरे चरण की जिन 70 सीटों पर वोट पड़े हैं उनमें से 52 पर कांग्रेस, 13 पर भाजपा, 3 पर जेसीसीजे और 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। 4 संभागों की इन सीटों में रायपुर संभाग की 20, दुर्ग संभाग की 12, बिलासपुर संभाग की 24 और सरगुजा संभाग की 14 सीटें शामिल हैं। इसमें सरगुजा की सभी 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और इसी तरह से दुर्ग की जिन 12 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें से 11 सीटें कांग्रेस के पास हैं।
चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीसी रथ साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा पीसी रथ साहब से। रथ साहब एक बात बताइए, जो परसेंटेज निकल करके सामने आया है इस बार जो वोटिंग परसेंटेज और पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें लगभग 7% का फासला है। इस बार वोटिंग थोड़ी सी कम हुई है, तो ये जो कम वोटिंग हुई है ये क्या इशारा कर रही है? जी, ये एक तो अर्बन एरिया में वोटिंग कम हुई है। छत्तीसगढ़ के जो शहर हैं जैसे वैशाली नगर सीट है, भिलाई की, रायपुर की सीटें हैं, उत्तर की, दक्षिण की, इनमें वोटिंग कम दिख रही है। बाकी जगहों पे वोटिंग ऑलमोस्ट 70%, 75% नज़र आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो पिछले बार से वोटिंग कम नज़र आने का कारण ये है कि बहुत बड़ा कुछ वैसा बदलाव जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई लहर जैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। एकदम मतदाता साइलेंट भाव से वोट करके गया और शुरुआत में मतदान धीरे हुआ। शुरुआत जब आज सुबह वोटिंग की शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा है कि मतदाता बहुत अवेयरनेस तो है, वोटिंग को लेकर के अवेयरनेस है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है या जो शहरों के जो मतदाता हैं उनके तरफ से थोड़ा सा वोटिंग को लेकर के सुस्ती रही, जिसके कारण हमको ये परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है। तो उसका असर क्या होगा फाइनली ये तो अपने को 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव में ये स्थितियां रहती हैं। अर्बन मतदाता जो है वो थोड़ा देर से घर से निकलता है और पूरी 100% वोटिंग तो उससे उम्मीद की ही नहीं जाती है। जी, एक जनरल परसेप्शन है इस तरह का रथ साहब कि अगर वोटिंग कम होती है तो इसका मतलब है कि सरकार नहीं बदलेगी। ये एक मतलब एक जनरल आम परसेप्शन माना जाता है। तो क्या कहा जाए, अगर कम वोटिंग है तो क्या कुछ रह सकता है इस बार? हाँ, मतलब कम वोटिंग है तो बदलाव के लिए कोई वैसा उत्साह नहीं है। लोग शांतिपूर्वक ढंग से मतदान डालकर, ठीक है सरकार चल रही है जैसी भी चल रही है, ठीक चल रही है, ऐसा करके एक तरह से लोग ट्रीट करते हैं। और बहुत विरोध सरकार के प्रति या हमको इसको बदल के दम लेना, इस तरह का माहौल दिखा भी नहीं किसी तरह से। कोई लहर भी उस तरह से परिवर्तन वाली लहर भी नहीं नजर आई। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार को स्थिरता देने वाली वोटिंग होगी शायद इस तरह से। लेकिन कुल मिला के सारी चीजें तो 3 तारीख को ही पता चलेंगी। लोकतंत्र में ये खूबी तो है कि हमको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। चलिए ठीक है, मैं रविंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। रविंद्र जी, वोटिंग का जो परसेंटेज है इस बार थोड़ा सा कम है, तो क्या किसी तरह की कोई चिंता महसूस कर रहे हैं या निश्चिंत है? बिल्कुल चिंता महसूस नहीं कर रहे, एकदम निश्चिंत है। चिंता के जो बादल हैं तो कांग्रेस के ऊपर उमड़ घुमड़ कर आया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो थोड़े बहुत परसेंटेज कम हुए उसके कारण हो गए थे सामने में दिवाली और त्योहार, बहुत सारे लोग बाहर हैं, शायद मुझे लगता है वही मेन कारण है। और एक चीज तय है, बदलबो बदलबो और बदल के रहिबो, की सरकार बदल गई। अब 3 तारीख को देख लीजिएगा, क्योंकि पूरी सरकार जिस तरह से काम कर रही थी, जिस तरह से युवाओं ने मतलब निकल के वोट दिया, जिस तरह महिलाओं के वोट पुरुषों से ज्यादा रहा, उसका बेसिक कारण रहा कि महिलाएं उस बात को भूली नहीं थी कि सरकार ने उनके मान सम्मान में अभिव्यक्ति करने के लिए शराबबंदी का वायदा किया था, अपने घोषणा पत्र में डाला और उसको किया नहीं। महिलाएं टिढ़ी बैठी थी। महिलाओं को भरोसा था मोदी के गारंटी पत्र में कि उनको 12,000 रुपए साल के मिलेंगे। फिर उसके बाद भूपेश बघेल जी ने महिलाओं के मान सम्मान की बोली लगाने की ना, जबकि हमारे बाद उनका घोषणा पत्र आया। वो चाहते तो जब हम 1,000 रुपए दे रहे थे उसी समय घोषणा पत्र में डाल देते 1250 रुपया करने के लिए। उन्होंने घोषणा पत्र के बाद भी नहीं किया। जब प्रथम चरण में इनको अपनी जमीन खसकती दिखी, इनकी धरातल डूबने लगी, तब ये घबराए। इनको सत्ता प्राप्त करने का जो इच्छा थी और सत्ता जाने का डर था, उसी का नतीजा था कि घोषणा पत्र के अतिरिक्त इन्होंने 1250 रुपए देने का निर्णय किया। महिलाओं ने सोचा 250 रुपए में हम अपना वोट बदल देंगे, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। वो निकल के वोट दिए। तीसरी बात, डर और भय क्या होता है, ये भी एक चीज आपने देखा होगा। रायगढ़ को और कोरिया को संभाग बनाने की बात हुई, द्वितीय चरण में क्यों महसूस हुआ भूपेश बघेल जी को, जब उनको लगा कि सरगुजा भी बस्तर की तरह इस बार साफ होने वाला है। इसलिए न तो कांग्रेस की घोषणा पत्र में था, न किसी का, ये व्यक्तिगत और इनकी जो सोच थी सत्ता प्राप्ति करने की, उसके लिए उन्होंने घोषणा किया। और इसी के कारण मैं कह रहा हूँ
कि बदलबो और हमने बदल डाला। ये सरकार बदल गई। आप 3 तारीख को देखिएगा, भूपेश बघेल जी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, वो विधायक वास्तव में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इस सरकार ने काम नहीं किया, केवल आरोप लगाने का काम किया। ये युवाओं का प्रतिकार था, ये महिलाओं का प्रतिकार था, इसलिए सरकार का जाना तय हो गया। कम वोट का एक मैं कारण मानता हूं, ज्यादा से ज्यादा त्योहारी सीजन था, और जनरली त्योहार के सीजन में चुनाव होते नहीं थे, इस बार हो गया। वो मैं उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ, और पूरे परिप्रेक्ष्य को सरकार के बदलाव के रूप में देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 55 प्लस सीटों से आ रही है, और इस 27 सीट पे सिमट के रह जाएगी कांग्रेस, तो भी उसकी उपलब्धि होगी। ठीक है, 55 प्लस आप कह रहे हैं और वो 27 पर सिमट जाएंगे। चलिए ठीक है, पीसी रथ साहब के साथ वापस आना चाहूँगा। रथ साहब, इस चुनाव में हमने एक बात देखी कि केंद्रीय नेतृत्व का काफ़ी दखल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, या बड़े बड़े जो दिग्गज कहे जाते हैं बीजेपी के, वो छत्तीसगढ़ में आए, उन्होंने खूब कैंपेनिंग करी। अच्छा, ये जो चुनाव हुआ है इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 24 में फाइनल होना है, 24 में लोकसभा चुनाव है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी साख दांव पर लगी है बड़े बड़े नेताओं की, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि वापस से एक बार कांग्रेस की मान लीजिए सरकार रिपीट होती है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में भी आती है, राजस्थान में भी अगर वापस से एक बार आती है, तो क्या ये कहा जाएगा कि एक साख पे एक ऐसा ना कि बट्टा लगना, वो जैसा हो जाएगा? क्या कहेंगे इस पर? जी, निश्चित रूप से इन बड़े राज्यों के इन विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल तो माना ही जा रहा है। हालांकि राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जिस तरह से हाईकमान ने पूरा फोकस रखा, केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे रहे और प्रधानमंत्री खुद के दौरे भी लगातार रहे, तो इससे ये भी समझा जा रहा है कि क्या माहौल बनाने की कोशिशें हैं और किस तरह से अपेक्षाएं हैं कि ये छत्तीसगढ़ उनको क्या रिटर्न देगा। यहाँ ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि केवल प्रधानमंत्री के दौरे से ही माहौल बदल जाएगा, बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा, ये भी मुश्किल लगा भाजपा को। तो भाजपा ने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें किसानों के मुद्दे पे, छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को पकड़ने की कोशिश की, उस तरह से उनका उल्लेख किया। और एक तरह से जो छत्तीसगढ़ियावाद है उसको कहीं ना कहीं से भाजपा ने भी सपोर्ट करने की कोशिश की अपने घोषणा पत्र में। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि स्थानीय मुद्दों को महत्व दिए बगैर छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल करना मुश्किल है, और इसको स्वीकार करते हुए पार्टियां जो है मैदान में कूद पड़ी हैं। अपना अपना प्रचार तंत्र है, अपनी अपनी भागीदारी है, और पूरा जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से ये सेमीफाइनल की तरह ही दर्ज होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 बड़े राज्य हैं जहाँ पर अगर हिंदी बेल्ट का तो कम से कम ये प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें अगर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए इसको उसकी रिहर्सल भी माना जा सकता है और उसका एक सेमीफाइनल भी माना जा सकता है। इसलिए पूरा दमखम लगाया जा रहा है और पूरा माहौल बनाने की कोशिश है कि मतदाताओं पे उसका असर हो। अब आज नतीजे तो बंद हो गए हैं, ईवीएम अब 2 तारीख को ही बताएगी कि आखिरकार उसमें किसकी किस्मत बुलंद दर्ज हुई है और किसकी किस्मत में आगे फिर विपक्ष में बैठना लिखा है। ये हमको 3 तारीख को ही पता चलेगा। तो तब तक के सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं और तरह तरह से बातें की जा सकती हैं। देखिए, अभी ये मतदान जो कम हुआ है उसके कारण भी ये माना जा रहा है कि इसका मतलब उदासीनता है, कहीं से बदलाव के लिए, कोई लहर के लिए उस तरह से नहीं है, और मतदाता जो है एक निरासक्त भाव से उसने अपना मंतव्य बताया है, जो कि ईवीएम में बंद हो गया। जी जोशी जी। ठीक है, चलिए ठीक है। रविंद्र जी, जो बात रथ साहब ने कही है उसी से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। जो बात उन्होंने लास्ट में कही कि उदासीनता जैसा देखने को मिला, कि इतना मतलब होता है ना कि एक उत्साह वोटिंग में जो दिखता है वो इस बार नहीं दिखा, वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा सा कम है, और जब कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे जब पूछा जा रहा है तो वो तो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो वापस आ रहे हैं, दोबारा सरकार बना रहे हैं। रविंद्र जी, ठीक है, जब तक 3 तारीख तक नहीं है कांग्रेस दावा कर सकती है, और 3 तारीख को उन्हें समझ में आ जाएगा कि 3 राज्यों से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से कांग्रेस समापन की ओर चली गई है। अब रही बात उदासीनता की मतदाताओं की, मुझे अफसोस है इस बात का, निश्चित रूप से अफसोस है कि हम उस दौर में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में, जहां व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत पहुंच जाता है। जनता को जागरूक होना चाहिए था, उन्हें कम से कम 80% का जो मत था उसको बढ़ाना चाहिए था। ये क्यों हुआ? एक मुझे लगता है त्योहारी सीजन का एक रीजन था। कोई एकदम बहुत ज्यादा उदासीनता की बात नहीं थी, लोग थक चुके थे। और जो जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई जी, छत्तीसगढ़ जो अपराध का गढ़ बना, घोटालों में पूरे राज्यों में रोल मॉडल के रूप में गया,
मुझे लगता है यही कांग्रेस के पतन का कारण होगा, क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती थी हम अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, अपने कार्यों को लेकर नहीं गई। उसने क्या गिनाया? वही 1250 रुपये प्रलोभन, वही कोरिया और रायगढ़ को संभाग बनाने का जाते ना। वो बोलते तो हम शराबबंदी क्यों नहीं किए, जनता को फेस करना था, नहीं किए। ये अपने कामों के कारण जा भी नहीं सकते थे, और उस कामों के कारण जाते ना तो और बदतर स्थिति होती, इसीलिए इन्होंने प्रलोभन का दौर चलाया। मैं फिर कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ अब अपराध मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ युवाओं के सुनहरे भविष्य का इंतजार करेगा। छत्तीसगढ़ की महतारी अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए निकली है। भूपेश बघेल जी झूठे हैं, कौन भरोसा करेगा? उनकी 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं। जब उनसे पूछा गया, आपने भी पूछा होगा कि आपने शराबबंदी क्यों नहीं की, तो उन्होंने क्या कहा? मोदी जी पूरे देश में कर दे शराबबंदी। ऐसे ही हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। एक मुख्यमंत्री का तर्क होता है क्या? अपने घोषणा पत्र में आप रखे और पूरा सरकार कमेटी खेलते रही और कुछ काम करी नहीं। हमने ये कमेटी का गठन कर दिया, वो कमेटी का गठन कर दिया, हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया, इसके अलावा इन्होंने किया क्या? और यही कारण है कि इनके पतन की जो पराकाष्ठा थी ना, आज लिख गई है। और जो पतन की पराकाष्ठा की इबारत आज जो लिखी गई है, आप 3 तारीख को इनकी इमारतों को ढहते हुए ध्वस्त होते देखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खुद पाटन से चुनाव हारने जा रहा है, वो विधायक के लायक रहेंगे नहीं, मुख्यमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। 3 तारीख को मेरी बात प्रमाणित हो जाएगी, क्योंकि यह सफल सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी। 508 करोड़ रुपए का स्पष्ट जब इन पे आरोप लगा, न राजनीतिक न मर्यादा और नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा दे के चुनाव लड़ना था। कम से कम यदि कोई आरोप लगा रहा है तो उसके दोष सिद्धि तक बचना था। इतना भी सत्ता का क्या भय और इतना भी सत्ता का क्या प्रेम कि सत्ता के मद में मस्त होकर घोषणा पत्र को किनारे रख के ये प्रलोभन देते रहे। ठीक है छत्तीसगढ़ की राजनीति और देश की राजनीति के लिए उचित नहीं था। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान साथ में जुड़ गए हैं, सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस छत्तीसगढ़ के। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। सुरेंद्र जी, आपने अभी रविंद्र जी की बात सुनी होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के भी उन्होंने बोला और कह रहे हैं कि नहीं इस बार बदलाव तय है, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? दिव्यांशु जी, जो झूठ की पराकाष्ठा भाजपाइयों के जुबान पर है, 3 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाटन में भूपेश के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये अगर इनको जमीनी हकीकत पता होती, और ये चुनाव दिव्यांशु जी पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल में कह रहा हूं, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास ये भाजपाई इनका शीर्ष नेतृत्व मान चुका है कि छत्तीसगढ़ में ये चुनावी मुकाबले में कहीं नहीं है। आज भी इनको ईडी के आरोप याद आ रहे हैं। आधी रात को षड्यंत्र रचे जाते हैं, देश के गृह मंत्री शाम को आते हैं, रात भर षड्यंत्र करते हैं और अगले दिन ईडी भाजपा की लिखी पटकथा को पढ़ती है। ये 508 करोड़ का फर्जी आरोप लगाते हैं 2/3 से बड़ी बहुमत से निर्वाचित एक मुख्यमंत्री के ऊपर। ये बताएं, जिस इनोवा में रकम की बरामदगी हुई 5 करोड़ की, वो क्या भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की नहीं है? तो भाजपा के तमाम षड्यंत्र यहाँ पर नाकाम रहे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र रचते रही। इस चुनाव में इनके पास 15 साल के रमन राज के बताने की कोई उपलब्धि नहीं थी। 9.5 साल से इनकी केंद्र में सरकार है दिव्यांशु जी। जिस बेशर्मी से ये केवल ईडी और आईटी के भरोसे पूरा चुनाव लड़े, जो षड्यंत्र रचे गए चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की, इनके पास 9.5 साल के मोदी सरकार की भी कोई उपलब्धि नहीं रही। ये बताते 50 मंत्री आए केंद्रीय, कोई मंत्री अपने विभाग के संदर्भ में एक लाइन बोलने की स्थिति में नहीं था। तो एक तरफ मोदी की फर्जी गारंटी है, जिसको ये चुनाव जीतने के बाद जुमला घोषित कर देते हैं, दूसरी तरफ भूपेश पर भरोसे की सरकार है और छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए एक किसनहा मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। और अब की बार 75 पार की सरकार इन भाजपाइयों के मुंह में, इन भाजपाइयों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। और हर हाल में इन भाजपाइयों को इनकी स्थिति का अंदाजा अभी से हो चुका है और आज भी ये लफाजी कर रहे हैं। ये पाटन की बात कर रहे हैं, पाटन में तो 2 बार उसी प्रत्याशी को, विजय बघेल को, भूपेश बघेल ने हराया था। और इस बार जो डर दिख रहा है इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के चेहरे पे, जो डर दिख रहा है अजय चंद्राकर के चेहरे पे, जो डर का माहौल है इनके शिवरतन शर्मा, इनके बृजमोहन अग्रवाल की क्या स्थिति है, ये आप जनता से पूछ लीजिए। तो एक तरफ जनता की समृद्धि है जो भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में आई है, जो यहाँ का किसान समृद्ध हुआ है, जो यहाँ पर गौसेवा हो रही है 10,000 से अधिक गोठार में, जो राम वनगमन पथ बन रहे हैं, जो कौशल्या माता का मंदिर, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जो देवगुड़ी और घोटुल बने हैं। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ की अस्मिता है जिसके लिए भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ाई लड़ी है, जो समृद्धि आई है। दूसरी तरफ
ये अडानी के एजेंट के तौर पर भाजपाई हैं, जिन्होंने नंदराज पर्वत को 2016-17 में बेचा जब डबल इंजन की सरकार थी। रमन सिंह ने कूट रचित दस्तावेज ग्राम सभा की फर्जी एनओसी जारी करके बनाई थी, जिसको भूपेश सरकार ने खारिज किया। जिस तरह से एनएमडीसी का नगरनार प्लांट, आप दीपम की साइड पर जाके देख लीजिए दिव्यांशु जी, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। ठीक है, आज भी दीपम की साइड में केंद्र सरकार सेल लगा के रखी है, एनएमडीसी का नगरनार प्लांट उसमें शामिल है, जो ये विनिवेशीकरण कर रहे हैं और यहाँ आके बेशर्मी से झूठ बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो एक तरफ जुमलेबाज का झूठ है, दूसरी तरफ भूपेश पर भरोसे की सरकार है। ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। जी रविंद्र जी, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी नरेंद्र पूरी मोदी जी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पहले सुन लीजिए, अब मैं आपके बीच बोला नहीं हूँ, माफी का सुनिए, थोड़ा बोलने दीजिए। ये हमेशा करेंगे ना, मैं जानता हूँ इनकी आदत को। ये जब बोल रहे थे तो मैंने सुना है। अब सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी को झूठे बोलने वाले सीबीआई से जमानत में मुख्यमंत्री हैं आपके। सुन लीजिए, बेल पे है आपके भूपेश बघेल, बेल पे है, किसकी बात कर रहे हैं आप? हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ी संस्कृतिवाद की बात करने वाले लोग राज्यसभा भेजते हैं, छत्तीसगढ़ से कोई व्यक्ति नहीं मिला आपको। और छत्तीसगढ़ी संस्कृति बोलते, पार्टी द्वारा जनता को खिलाने वाले, आप क्या बात करेंगे? देश का उच्च छत्तीसगढ़ की जनता को आप पार्टी खिला रहे, पौरा खिला रहे और उधर सत्ता को संरक्षण दे रहे। हम नहीं समझते आपकी बात को। अभी भी चुनावी मोड में है, चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे का इंतजार करिए। क्या बात कर रहे हैं? क्यों ईडी से इतना डरते हैं? पूरा चुनाव भर ईडी किया आपने, किस बात का डर? ये देखिए मैं बोल रहा हूँ, वो कितना चीख रहे हैं, वो बोल रहे थे। सुरेश जी थोड़ा 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी थोड़ा सा भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। रविंद्र जी, आप तो एक बात का जवाब दे दीजिए। चलिए, वो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। बीच चुनाव में गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा क्यों करनी पड़ी? 15,000 की बात कैसे आई और 2 नए संभागों की बात कैसे आ गई? जो बात बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये डर की वजह से हुआ है, मैं इस पर आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, बताइए। ये प्रश्न मुझसे है? जी रविंद्र जी आपसे। जी। मैंने स्पष्ट किया क्या हुआ। जब प्रथम चरण में इन्होंने देखा, हमारा घोषणा पत्र पहले आया, हमने कहा महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपए प्रति वर्ष देंगे प्रत्येक विवाहित महिला को, चाहे एक घर में 3 विवाहित महिला हो। जब प्रथम चरण में ये हुआ, महिलाओं ने खुल के वोट दिया, कांग्रेस को भय हुआ, उनको अपनी सत्ता जाने का डर हुआ, तो ये सब देख लिए पहले चरण में, तो इनको लगा हम भी कुछ करें। तो इन्होंने क्या किया, 12,000 के बदले 15,000 देने का ना महिलाओं को प्रलोभन दिए। और फिर उसके बाद भी इनको लगा कि बस्तर की स्थिति जो हुई, बदतर जा रहे, सरगुजा में भी होगा। आपको कभी देखे हैं किसी छत्तीसगढ़ के अलावा भी किसी अन्य राज्य में घोषणा पत्र के बाद कोई घोषणा करता है? वो तो प्रलोभन की श्रेणी में आता है। हमने जारी कर दिया, ठीक है, प्रलोभन की श्रेणी में आता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रलोभन की श्रेणी में आता है। जी सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं प्रलोभन की श्रेणी में आता है। दिव्यांशु जी, जिस बिलासपुर से रविंद्र जी रहते हैं, वहां का भाजपा का मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा का, उसका यह वीडियो 3 दिन से वायरल हो रहा है कि मोदी की गारंटी पर जनता तो भरोसा नहीं करती। अब ये भाजपाई भी आंख मूंद के बैठे हैं। 15 लाख जिस तरह से आ गए, जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल गया, जिस दिन में तरह से 100 दिन में महंगाई कम हो गई, उसी तरह इनके जुमलों से अब भाजपाई भी वाकिफ हो चुके हैं। जिस तरह से ये फॉर्म भरवा रहे थे, जिस बेशर्मी से माता बहनों का मोबाइल नंबर ये लेके फर्जी फार्म भरवा के जो योजना लागू नहीं हुई है, तो ये झांसे में फांसने के लिए हमारी माताओं बहनों का मोबाइल नंबर जिस तरह से कूड़े में फेंके, जिस तरह से ये भाजपाई जो बलात्कारियों के संरक्षण में खड़े होते हैं, उन्होंने उन नंबरों का दुरुपयोग किया, उस नंबर पे फोन आने लगे, तो वीडियो भी वो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। तो भाजपाई ये झूठ तो ये बोल रहे हैं, जो योजना लागू ही नहीं है। चलिए ठीक है, दोनों ही दलों के एक दूसरे पे आरोप है कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। रथ साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। पीसी रथ साहब, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ की जब भी बात आती है तो वहां पर महिला वोटर्स की जो संख्या है वो पुरुष वोटर्स से थोड़ी सी ज्यादा है। बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस ने 18 और बीजेपी ने इस बार 15 महिलाओं को मैदान में उतारा है। तो आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं किसे अपना आशीर्वाद देंगी? रथ साहब। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में न केवल वोटरों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, बल्कि बहुत सारे जिले छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जहां जनसंख्या में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। तो ये जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ खास तौर पे ये है कि महिलाओं की संख्या और महिलाओं की समाज में स्थिति भी दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा अच्छी स्थिति है।
तो इसके कारण ये तो निश्चित रूप से है कि दोनों राजनीतिक दल जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट देना पसंद करते हैं। दोनों में जेंडर के आधार पर कोई ऐसा इक्वलिटी या महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की स्थिति इतिहास में तो देखी नहीं गई है, लेकिन अभी का जो चुनाव है उसमें निश्चित रूप से ये चीज़ स्वागत योग्य है। और छत्तीसगढ़ का पिछले 2018 का भी रिकॉर्ड है कि इस समय छत्तीसगढ़ में महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में टिकट दी गई थी। तो उससे ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतंत्र में ये चीज़ें अच्छी हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दोनों दल कर रहे हैं और शायद आगे चल करके उसका फायदा समाज में होगा। जैसा कि रायपुर में आज जो चुनाव हुए उसमें रायपुर उत्तर विधानसभा में जितने चुनाव अधिकारी या जितने भी चुनाव के लिए अमला लगाया गया वो उत्तर विधानसभा में सारा अमला जो है महिलाओं का था। तो इस तरह से एक फर्क ये भी पता चल रहा है कि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी बखूबी बिल्कुल आपने सही कहा, महिलाएं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो भी संपन्न हो गया है। वोटिंग हालांकि इस बार थोड़ी सी कम हुई है पिछली बार की तुलना में। पिछली बार लगभग 75% से ऊपर हुई थी और इस बार 68% कुछ हुई है, तो लगभग 7% का अंतर आ रहा है। अब किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन में हो गई है कैद। 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बनी रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।